नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है जीवों में श्वसन। तो आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे और श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन से हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं क्या है और श्वसन के लाभ क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और इसमें कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें। वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय मतलब होता है एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनाएरोबिक श्वसन क्या होता है, श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन हम पढ़ेंगे, डायफ्राग्म के बारे में हम जानेंगे और अंतः श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। क्या लिखा है? अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे जो सेल होता है हमारी बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। क्या लिखा है? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या लिखा है? सभी जीवों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में क्या लिखा है? श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। क्या लिखा है? श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई क्या लिखा है? इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। क्या करती है? भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों में क्या लिखा है? सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज क्या लिखा? कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या लिखा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भी भोजन विखंडित हो सकता है यह प्रक्रम अवायवीय अर्थात एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखते क्या लिखता है? ग्लूकोज जो है क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनते हैं। यहाँ समझने वाला पॉइंट ये है कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्राणियों में पोषण, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम भोजन लेते हैं अंदर, जैसे मैंने रोटी लिया, रोटी क्या होता है? ये ग्लूकोज की चैन होती है, ये ग्लूकोज ही होता है। फिर उसको हम डाइजेशन के माध्यम से, पाचन के द्वारा क्या होता है, उसको ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। और वही ग्लूकोज जो टूटा हुआ ग्लूकोज होता है, छोटा छोटा पार्ट ग्लूकोज का, उसको छोटी आंत में उपस्थित जो दीर्घरोम हमने बताया था, दीर्घरोम या रसांकुर जो होते हैं उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करके उसको ब्लड कैपिलरी के माध्यम से पूरी बॉडी के सेल में
क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक, जब सेल में प्रवाहित हो जाता है वही ग्लूकोज, ठीक, तो उसको क्या कर लिया जाता है, ऑक्सीजन के उसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है या जलाया जाता है, तो क्या मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उसमें निर्मुक्त होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, संभवतः संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव, क्या लिखा है, संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं, यानी एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ये हो गया आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यहाँ ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय या एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। पेशी कोशिकाएं, जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं या कोई वर्क करते हैं, तो उसमें जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनकी कोशिकाओं के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्या लिखा है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर की आपूर्ति सीमित होती है। क्या होती है, सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरी करती हैं या पूरा करते हैं। जैसे हमारे पेशी में, मांसपेशी में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निर्मुक्त करती है। अब यहाँ देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल, क्या लिखा है, लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप, क्या लिखा है, इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अब हम देखते हैं श्वसन के बारे में देखते हैं हम। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए, आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सकें। अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या लिखा है? अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन द्वारा सांस लेने का अर्थ है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहता है? अंतः श्वसन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना,
उच्छ्वसन कहलाता है। उच्छ्वसन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपायरेशन। कहने का तात्पर्य है जब हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा, जब हम सांस लेते हैं नेजल चैम्बर होते हुए, जब नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं अंदर की ओर, जैसे ही हम सांस लेते हैं अंदर की ओर उसको कहते हैं इंस्पायरेशन, अर्थात अंतः श्वसन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर उसके बाद जब हम सांस को छोड़ते हैं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन अर्थात उच्छ्वसन। ठीक, यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों एक साथ होते रहते हैं। क्या लिखा है? अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों एक साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा एक सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च वसन। मतलब कहने का तात्पर्य है एक इंस्पायरेशन, मैंने एक बार सांस लिया और सांस को फिर बाहर छोड़ दिया, ये हो गया श्वसन, एक श्वसन हो गया। ठीक, अब क्या लिखा है? क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगा सकते हैं? देखिए कैसे पता लगा सकते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप 6.2 में सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं, हालांकि यदि आप क्या लिखा है? सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं, हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए। क्या लिखा है? इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं और जितनी बार उच्चवसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन संख्या प्रति मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखते हैं, उपर्युक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को, क्या लिखा है? उपर्युक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब आप किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है अर्थात या लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं, क्या लिखा है? इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? अब देख लेते हैं एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देख लेते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन कितनी 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। जब आप उनीदे होते हैं, उनीदे का मतलब होता है कुछ नींद में आप होते हैं, जैसे जब आपको हल्की हल्की नींद आती है उस समय की बात कर रहा है। जब आप उनीदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? हम श्वास कैसे लेते हैं, देखते हैं हम श्वास कैसे लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों अर्थात नासा द्वार, यानी जो नाक का द्वार होता है जिस छिद्र के द्वारा हम सांस लेते हैं, वही लिखा है। अपने नथुनों नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा यानी
इंस्पायरेशन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों से नासा गुहा अर्थात नेजल चैम्बर, नाक के अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसका नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नलिका जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप से होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस अर्थात फुफ्फुस में जाती है। फिर से इसको हम पढ़ते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जाने। सामान्यतः हम अपने नथुनों से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा जो हमारे चेस्ट का पार्ट होता है उसको वक्ष कहते हैं, ठीक। और उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जो फेफड़े होते हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। मतलब पार्श्व में ऊपर से क्या होता है? रिब केज, जिसको पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राग्म मध्य पट कहलाती है। डायफ्राग्म जैसे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा पेट वाला हिस्सा है और हमारा जो चेस्ट वाला हिस्सा है, क्या बोल सकते हैं? पेट और ऊपर जो चेस्ट का हिस्सा, दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। उस बीच का ये जो पट्टी होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। और रिस्पायरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है इसका, डायफ्राम का। देखते हैं क्या है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। डायफ्राम जो है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर अर्थात केज की गति सम्मिलित होती है। जो रिब केज होता है, जो हमारी पसली होता है, जब हम श्वसन लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है, जो पसली होता है, ये ऊपर की ओर उठता है और बाहर की ओर निकलता है। आप सांस लेकर देखिए, जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, अंतर श्वसन कर रहे हैं, तो हमारा ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है बाहर की ओर निकल रहा है और ऊपर की ओर उठ रहा है, वही चीज़ लिखा है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये फिर वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, तो वही चीज़ लिखा है। क्या लिखा है? श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अभी मैंने बताया ना, जब हम सांस लेते हैं, अंदर इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक, तो क्या हो रहा है? ये चेस्ट वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक, और बाहर की ओर निकल रहा है, वही कर रहा है, गति कर रहा है। क्या लिखा? अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ये देखते हैं। यह है आपका श्वास नली, ट्रैकिया है। ये सब ट्रैकिया है। श्वास नली आप जैसे गले पर जो ऐसे हाथ लगा के देखिए, जो हड्डी टाइप में जो टाइट बिल्कुल दिख रहा है, बोन युक्त, उसी को ट्रैकिया कहते हैं। और इस ट्रैकिया के पीछे हमारी क्या होती है? ग्रसनी, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। उससे खाने की जो भोजन होता है हमारा, उससे होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। और जो ऊपर बाहर की ओर हड्डी युक्त जो पाइप है, इसको विंड पाइप या हमारा कह सकते हैं, इसको ट्रैकिया कहेंगे, ठीक। ये हमारा लंग्स को जाता है। तो वही क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है? श्वास नली। श्वास नली, ये आपका लंग्स हो गया, फेफड़ा। और ये आपका रिब केज हो गया। रिब केज यानी पसलियां हो गई आपकी। और ये आपका हो गया डायफ्राम। अब देखते हैं। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। क्या लिखा? यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है। जैसे हम सांस अंदर लिए, चेस्ट हमारा बाहर आया और ऊपर आया, डायफ्राम में होता है जो, वो भी नीचे की ओर हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की ओर खसकता है। और हमारे जो लंग्स होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। हवा जब अंदर जाती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक। और जैसे ही हम ऑक्सीजन को, जैसे हम हवा छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो क्या होता है? वो फिर अपने स्थिति में आ जाता है लंग्स, ठीक। तो उससे आयतन फिर कम हो जाता है। वही चीज लिखा है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय अर्थात एक्सपायरेशन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं। इसको हम कह सकते हैं फिर वह अपनी स्थिति में आ जाती है अर्थात नॉर्मल हो जाती हैं। जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है।
ये दोनों डायग्राम देखते हैं। ये अंतः श्वसन जब हम कर रहे हैं, जब हम अंतः श्वसन कर रहे हैं तो ये देखिए वायु अंदर आती है। जब वायु अंदर आई, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, बाहर की ओर गति करती हैं। बाहर की ओर का मतलब हुआ ऊपर की ओर आएंगी और बाहर की ओर निकलेंगी। और डायफ्राम में देखिए, डायफ्राम क्या है, नीचे की ओर गति करता है। ये तो हो गया अंतः श्वसन। और उच्च श्वसन यानी एक्सपायरेशन में देखिए वायु बाहर की ओर ढकेल दी जाती है, पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम क्या है, पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। क्या लिखा, धूम्रपान, धूम्रपान पे फेफड़े को क्या क्षत पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आज के लिए। यह एक पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा है, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण होते हैं, जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में, क्या लिखा है, जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यप कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें। क्या लिखा है, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 6.4 में क्या लिखा है। इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। और क्या है, देखते हैं कौन सा मॉडल है भाई। प्लास्टिक के चौड़े, क्या लिखा है, प्लास्टिक की एक चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। क्या लिखा है, बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को, क्या लिखा है, फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारे को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर ढकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, ये देखिए। श्वसन की क्रियाविधि को दिखाने के लिए प्रतिरूप, क्या लिखा है, ये हो गया आपका रबड़ सीट, गुब्बारे, प्लास्टिक की बोतल, और ये देखिए हवा अंदर आई है और ये गुब्बारा फूल गया है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। हम उच्च वसन में बाहर क्या निकालते हैं, अर्थात एक्सपायरेशन में जब हम सांस अंदर लेते हैं अर्थात ऑक्सीजन जाता है, क्या जाता है उसके साथ में, ऑक्सीजन अंदर जाता है, उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। अंतः श्वसन जब हम बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। उसी बारे में ये कह रहा है उच्च वसन में बाहर क्या निकालते हैं। तो देखते हैं, कोई पतली स्वच्छ परखनली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परखनली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की
कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रा को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रा के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए, जैसा कि चित्र 6.8 में दिखाया गया। अब क्या होता है इसमें, क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है या नहीं। अब देखते हैं क्या है। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्चवसन करते हैं वह गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। हम क्या उच्चवासित करते हैं, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्चवासित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्चवासित करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्चवास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण होता है। ये क्या होते हैं, जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं, इस पॉइंट को हम देखते हैं। क्या लिखा है, अंतःश्वासित और उच्चवासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है, और जब हम उच्चवासित एक्सपायरेशन करते हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन की प्रतिशतता और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है। देखते हैं, अंतःश्वासित वायु में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होती है, फेफड़े में जाती है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। उच्चवासित वायु में 16.4% ऑक्सीजन, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होती है। हाथी, शेर, गाय। क्या लिखा है, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जैसे मनुष्यों में फेफड़े होते हैं, मनुष्य जो होता है लंग्स के द्वारा श्वसन करता है, वैसे ही हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं में भी वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं। आइए हम पता करते हैं, देखते क्या है इसमें क्या होता है। कॉकरोच, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इसमें लिखा था मेढक, आपको पता होना चाहिए मेढक जो होता है कि स्थल पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। जब वो स्थल पे रहता है तो लंग्स के द्वारा श्वसन करता है, और जब जल में होता है तो अपने स्किन अर्थात त्वचा के द्वारा वह श्वसन करता है। तो देखते हैं कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। क्या लिखा है, जैसे हम कह सकते कीटों में जो गैसों के विनिमय के लिए जो मौजूद श्वसन नाल होता है वह एक जाल होता है जिसे वातक कहते हैं। वही चीज लिखा है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन, देख लेते हैं, ये है श्वास प्रणाल, देखिए टिड्डे में दिखाया गया है ये। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं केंचुए के बारे में। आप कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो मेढक होता है वह जल और स्थल दोनों में रह सकता है। जब वो जल में होता है
तो वह त्वचा से श्वसन करता है, और जब स्थल पे होता है तो वह फेफड़े से श्वसन करता है। अब देखते हैं जल में श्वसन। जल में श्वसन, क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन करते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या लिखा है? आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में तो क्या होते हैं? क्लोम में रक्त वाहिनियों की, क्या लिखा है? क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। ये देखिए आपको दिखाया गया मछलियों में श्वसन अंग कौन सा है? क्लोम। ये क्लोम या गिल। अब हम देखते हैं पादप में श्वसन कैसे होता है। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो देखते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है? ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। उनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अब क्या लिखा है? अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन, क्या लिखा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्र, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा के कणों के बीच, क्या लिखा? अब जड़ की बात कर रहे हैं। मूल मृदा के कणों के बीच के खाली स्थानों में वायु कोश होते हैं, में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? जैसे ही गमले में पानी भर दिया जाए तो जो मृदा होती है उसमें वायु कोश जो होते हैं वो भर जाता है। क्या होता है? भर जाता है, जिससे मूल जो होता है जड़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब देखते हैं क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता अर्थात जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। जो टॉपिक है आपने पढ़ा क्या है? वायवीय श्वसन आपने पढ़ा। अवायवीय श्वसन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन, डायफ्राम, उच्छ्वसन, क्लोम, फेफड़े, श्वास नली, अंतः श्वसन, श्वास रंध्र, श्वास पड़ाल। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन अर्थात सेलुलर रेस्पिरेशन। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या निःश्वसन के द्वारा हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्च श्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं।
शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। अभ्यास क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सही उत्तर का निशान लगाइए। क्या लिखा है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? श्वास रंध्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। ईस्ट से मिलान करेंगे तो क्या होगा? एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। डायफ्राम, क्या लिखा है? डायफ्राम जो है वक्ष गुहा में होता है, तो इसका वक्ष गुहा कौन सा है? ये हो गया वक्ष गुहा। त्वचा आपका हो जाएगा केंचुए से संबंधित है। पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में होता है रंध्र, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक। मछली जो होती है वो क्लोम या गिल से शोषण करती है, तो आपका हो जाएगा मछली से संबंधित क्लोम या गिल। ठीक। आपका जो मेढक जो होता है फेफड़े और त्वचा के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है। आपका ये वाला जो पॉइंट दिया है 7 नंबर, ये श्वास प्रणाल। यदि यहाँ पर दिया होता कॉकरोच या तिलचट्टा तो उससे हम लोग मिलान कर लेते हैं श्वास प्रणाल का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सत्य और असत्य इसमें निशान लगाना है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। बिल्कुल गलत, ये असत्य है। धीमी नहीं बल्कि क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये क्या है? असत्य। इसको लगाएंगे हम असत्य। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी गलत है। ये भी हो जाएगा आपका असत्य। ग पॉइंट देखते हैं। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा आपका सत्य। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये आपका गलत। मछलियों में फेफड़े नहीं बल्कि क्या होते हैं? क्लोम या गिल। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये सही है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 में क्या दिया है। ये तो आपका ग्राफ है, मिलाना इसमें, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये पहला क्या लिखा है? कीटों की वायु नलियां क्या कहलाती हैं? श्वास प्रणाल या वातक। कीटों की वायु नलियां क्या कहलाती हैं? श्वास प्रणाल या वातक। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना क्या होती है? पसलियां, जिसको हम रिब्स बोलते हैं। वक्ष गुहा का पेशी तल होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र कहलाते रंध्र या स्टोमाटा। कीट के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम श्वास रंध्र कहते हैं। मनुष्यों के श्वसन अंग कौन सा है? लंग्स अर्थात फेफड़ा। वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नासा द्वार। क्या कहते हैं? नासा द्वार। एक अवायवीय जीव आपका हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव क्या हो जाएगा? तिलचट्टा या कॉकरोच को भी हम लिख सकते हैं। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि
5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, ये गलत। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, बिल्कुल सही। वहाँ पर उपलब्ध वायु भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। तो दोस्तों आज यहीं तक, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। नया चैप्टर होगा जंतुओं और पादप में परिवहन, यानी अगर हम इसमें देखें तो परिसंचरण तंत्र, या अर्थात हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।